Good morning, students. In the previous chapter, we studied about the different methods of revenue collection adopted by the Britishers, which created a lot of disturbances and unrest among the Indians. Now, in chapter number 4 of your history, that is, the tribal communities and colonialism, we will see about the effect of the British rule over the tribals living in various interior parts of India. इंडिया में कई सारे लोग हैं जो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से हैं और उन सब लोगों का ग्रैंड कोएग्जिस्टेंस इंडिया में है, यानी कि इंडिया में कई सारे अलग अलग लोग मिलजुल कर रहते हुए दिखाई देते हैं। अलग अलग टाइम पर कई सारे एरियाज से एथनिक ग्रुप्स यानी कि सेम कल्चर फॉलो करने वाले ग्रुप्स माइग्रेट होकर इंडिया में आकर सेटल हुए हैं। ब्रिटिशर्स के अराइवल के पहले भी कई सारी ऐसी कम्युनिटीज थी जो लोग इंडिया में रहते थे। ये सब कम्युनिटीज को हम ट्राइबल्स या तो आदिवासीज कहते हैं। These communities had their own system of administration of justice and government, socio-political institutions, customs, practices and lifestyles. ये ट्राइबल्स यानी कि आदिवासीज माउंटेनियस एरियाज के इंटीरियर में, इसलिए कि मीन्स कि अंदर के एरिया में ऐसी जगहों पर रहते थे जहाँ पर और लोगों का पहुंचना इम्पॉसिबल या तो डिफिकल्ट हो जाता था। इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये सिचुएशन में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए। सो नाउ वी विल सी इन दिस चैप्टर व्हाट द लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल्स वाज, how it was affected by the British rule, and what were the responses of the tribal towards the changes that were brought by the Britishers. तो अब हम देखते हैं कि what was the tribal way of life before the Britishers came to India. इंडिया में करीब 67.7 मिलियन आदिवासी रहते थे। This term literally means original people, यानी inhabitants of the land. The most important sources of the tribal history are ballads and folklores, यानी कि जो वो उन लोगों के ट्रेडिशनल डांसेस और ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाते थे, that was their main source of history, which are transferred orally from one generation to other generation. Government documents, individual peasant petitions, administrative proceedings, inquiry committee reports, and their judgment also serve as important sources on tribal history of India. Now let us see their society, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले जो आदिवासी थे वो किस टाइप की सोसाइटी में रहते थे, क्या उन लोगों का कोई इकोनॉमिक सेटअप था और वो लोग क्या काम करके अपना गुजारा करते हैं। लेट अस सी ऑल दीज इन डिटेल। ब्रिटिशर्स के आने के से पहले यानी कि प्री कॉलोनियल एरा में ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ इंडिया में फॉरेस्ट यानी हिली एरियाज़ में रहते थे। इन ट्राइबल्स को अपने कस्टम्स और रिचुअल्स थे जो कि दूसरे लोगों और स्पेशली ब्राह्मण्स के कस्टम्स और रिचुअल्स से काफ़ी अलग थे। इन सोसाइटीज़ में रिजिड यानी स्ट्रिक्ट सोशल डिविजन्स भी नहीं थे जो और सोसाइटी में पाए जाते हैं। इनफैक्ट they believed in equality. 19th सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स के आने के पहले तक ट्राइबल पीपल अलग अलग एरियाज में अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। ट्राइब्स के सभी मेंबर्स के पास जमीन होती थी एंड दे लेड अ नोमैडिक लाइफ।
ये ट्राइबल ग्रुप्स एनिमल्स को हंट करके और फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज़ों पर ही अपनी लाइफ गुजारते थे। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल एशिया के बाइगास और उड़ीसा के फॉरेस्ट में रहने वाले खोन्स ऐसी कम्युनिटीज थी जो रेगुलरली ग्रुप्स बना के कलेक्टिव हंटिंग पर जाते थे और फॉरेस्ट से जो कुछ भी मिलता था उसे डिवाइड करके खाते थे और अपना गुजारा करते थे। खोन्स फॉरेस्ट से मिले कई श्रब्स और हर्ब्स को मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ करते थे। साथ ही फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वो लोग वहाँ के लोकल मार्केट्स में भी बेचते थे। इसके अलावा कई ऐसे ट्राइबल्स ग्रुप थे जो एनिमल हर्डर्स थे, यानी कि वो एनिमल्स को रेयर करके जीते थे। वे लोग एनिमल्स के ग्रुप्स बनाकर उनकी देखभाल करते थे और एनिमल्स से मिली हुई प्रोडक्ट से अपना गुजारा करते थे। These tribals were called pastoralists, जो सीजन्स के अकॉर्डिंग अपने कैटल के साथ घूमते थे। पंजाब हिल्स के वन गुर्जर्स और आंध्र प्रदेश के लबडीज कैटल हर्डर्स थे। आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के गड्डीज भी शेफर्ड्स थे, यानी कि वो लोग शीप रेयर करते थे और कश्मीर के बकरवाल्स गोट्स रेयर करते थे और अपना गुजारा करते थे। तो हमने देखा कि अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग एक्टिविटीज़ से अपनी लाइफ जीती थी। उनमें से कुछ लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम ज़ूम कल्टीवेशन भी कह सकते हैं। दोज ट्राइबल्स लिविंग इन द हिली and forested region of northeast and central Asia were engaged in this type of zoom cultivation or shifting agriculture. कल्टीवेटर्स जो थे वो फार्मिंग के लिए ट्री टॉप्स को काट देते थे ताकि सनलाइट ग्राउंड तक पहुंच सके। वो लैंड पर का जो वेजिटेशन था उसे जला देते थे जिससे कि लैंड को कल्टीवेशन के लिए क्लियर किया जाए और उसके ऊपर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। वेजिटेशन को जलाकर जो ऐश मिलता था यानी कि राख मिलती थी उसे वो लोग लैंड पर इवनली स्प्रेड कर देते थे जिससे कि वो लैंड फर्टिलाइज हो जाती थी। बाद में वो लोग हो नाम के टूल से लैंड को स्क्रैच करके उसमें सीड्स बिखेर देते थे और अच्छी तरह से मिक्स कर देते। आफ्टर द हार्वेस्ट लैंड वॉज लेफ्ट फेलो फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कि एक बार क्रॉप लेने के बाद लैंड को ऐसे ही छोड़ दी जाती थी फॉर सेवरल ईयर्स। इसका मतलब यह कि एक बार जो कटाई हो जाती उसके बाद वो लोग कुछ कल्टीवेशन वो लैंड पर नहीं करते थे कुछ साल के लिए, जिससे कि वो लैंड फिर से एक बार फर्टाइल हो जाए और कल्टीवेशन उसके ऊपर हो सके। Besides, some tribal groups did odd jobs like carrying loads, constructing roads and working in the field of other peasants. मोस्टली ये जो ट्राइबल पीपल थे वो अपने पास की फॉरेस्ट से मिलने वाली वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करके अपने लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ पाते थे। कई बार वो लोग ट्रेडर्स से भी गुड्स खरीदते थे। इसी तरह सब ट्राइबल ग्रुप्स अलग अलग अपनी तरह से दुनिया से अंदर रिमोट एरियाज में अपना गुजारा करते थे जो उन्हें फॉरेस्ट से मटेरियल मिलता था उससे और हंटिंग करके अपना जीवन चलाते थे ब्रिटिशर्स के आने के पहले। उसके बाद उसकी लाइफस्टाइल में कई सारे चेंजेस आ गए जो हम अगले मॉड्यूल में देखेंगे।